गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो वर्क पावर एनर्जी जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जो आपको 12th क्लास तक लगता ही रहेगा, उसके कॉन्सेप्ट्स हमेशा यूज होंगे। वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट कहीं भी कैसे भी यूज हो सकते हैं। तो आपको जो है ये चैप्टर खत्म हो चुका है और आपने होपफुली इसकी प्रैक्टिस की होगी या कर रहे होंगे। डीपीपी, एससी वर्मा, दो बेसिक बातें हैं, इसको तो आपको करना ही है। बाकी मॉड्यूल, ठीक है भाई। कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार, हैं? पढ़े लिखे इंसान हो आप, ऐसे क्वेश्चन क्या पूछते हो कि सर मॉड्यूल से 1000 रैंक आ जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता तो कोचिंग वाले आपको एक पैकेज बना के देते कि ये लो, ये पैकेज, ये पुड़िया लो, ये बुक कर लो तो 500 रैंक, ये बुक कर लो तो 100 रैंक। कैसे बेवकूफ वाले क्वेश्चंस पूछते हो? किसी के बुक, पर्टिकुलर कोई बुक कर देने से आप स्कूल या बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हो। आपको ये बात समझना चाहिए कि आप स्कूल या बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि एनसीईआरटी या हमारे सर ने जो डिफिनेशन रटाया है उसको लिख लेंगे तो हमारे मार्क्स आ जाएंगे। दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ एग्जाम। आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी है। उसके लिए आप कितना भी कर सकते हो, कितने भी लेवल का कर सकते हो, ये सब आप पे डिपेंड करता है। आप क्या चाहते हो? आप जेई मेंस चाहते हो, जेई एडवांस चाहते हो, अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन चूज कर सकते हो। ठीक है? नहीं भाई, एनएलएम और सर्कुलर के बिना वर्क पावर नहीं समझ सकते। आपको वर्क पावर समझने के लिए एनएलएम और सर्कुलर की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, आपने देखा भी था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए। बहुत बड़ा चैप्टर है ये भी, 3 टॉपिक्स हैं। पहला हमारा है सीओएम, सेंटर ऑफ मास। उसके बाद है लीनियर मोमेंटम और उसके बाद है फिर कोलिजन। तो इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। ठीक है, तो अब चलिए, तो अब यहां से अपने पास सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है। तो डिफिनीशन आप बोलते हो, पहली बात, ये इमेजिनरी पॉइंट है, कोई ऐसा पॉइंट होता ही नहीं है, ये हम इंट्रोड्यूस करते हैं। एन इमेजिनरी पॉइंट आइदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। इनसाइड भी बॉडी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। एन इमेजिनरी पॉइंट आइदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम या बॉडी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। ऑफ सिस्टम, मोर देन वन बॉडी होगा तो, और बॉडी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, तो ये सभी को क्लियर होगा। नो, टॉर्क इज नॉट द पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। ये बार बार पूछने के बजाय आज जान लीजिए क्या क्या टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, दूसरा करेंगे लीनियर मोमेंटम। इसी में इंपल्स भी आएगा, जो आपके हो सकता है कि क्वेश्चंस में फोर्स कॉन्सेप्ट में कुछ इंपल्स के क्वेश्चन भेजे गए थे। सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और तीसरा है कोलिजन। तो ये 3 टॉपिक डील होगा भाई। ठीक है, टॉर्क रोटेशनल मैकेनिक्स है, वो आगे की कहानी है। तो ये 3 चैप्टर डील होंगे। तो सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया? कर लिया भाई आपने, बहुत अच्छी बात है भाई मलय, बहुत बढ़िया है। आपने जितना कर लिया काफी कर लिया।
ठीक है। तो एन इमेजिनरी पॉइंट आइदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, बिल्कुल आना चाहिए भाई, वर्क पावर एनर्जी भी आना चाहिए। इस चैप्टर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो फोर्स से लेके वर्क तक है, कुछ भी कभी भी यूज हो सकता है। एन इमेजिनरी पॉइंट आइदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, द होल मास ऑफ द सिस्टम और बॉडी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। वेयर लिखना भूल गया। वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम और बॉडी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। ये इमेजिनरी पॉइंट का मतलब समझो। इमेजिनरी पॉइंट का मतलब है कि ऐसा कोई पॉइंट रियली में एग्जिस्ट नहीं करता। हम क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ऐसा करते हैं, रिजिड बॉडी या मल्टीपल बॉडीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तो मैंने बता ही दिया कि सिमेट्रिकल बॉडी के लिए एक पॉइंट और है कि फॉर सिमेट्रिकल बॉडी COM ऑलवेज लाई, है ना, एट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे कि मान लो आप बोल रहे हो कि कोई डिस्क है ना, कोई डिस्क है, तो इस डिस्क में आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी, कैसे भी हो सकती है। इसको आप ऐसे दो भागों में बांट करो या इसको ऐसे दो भागों में बांटो, है ना, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये भी। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये इसका COM। यहां मानेंगे कि ये पूरा मास डिस्क का यहां कंसंट्रेटेड है, डिस्क का सारा मास हम यहां स्टडी कर रहे हैं। वाई टू स्टडी COM, ये मैंने अभी आपको बताया, अभी डिफिनेशन बता रहा हूं, धीरे धीरे आपको बताया जाएगा कि हमें सेंटर ऑफ मास पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, अभी थोड़ा वेट करिए। तो COM हमारे पास जो होगा वो यहां पर होगा। अगर मान लीजिए कुछ कैसा भी हो सकता है, ट्रायंगुलर लेमिना है, स्क्वायर के लिए जैसे आप देखते हो, है ना, कोई स्क्वायर शीट है, तो कोई हमारे पास अगर स्क्वायर सीट है तो वह स्क्वायर सीट के लिए आप ये बोल सकते हो कि इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो ऐसा होगा, डायगोनल, उसका जो इंटरसेक्शन होगा हमारा सेंटर ऑफ मास जो होगा, मतलब इस पूरे को हटाकर इस सारे मास को आप यहां लाके कंसंट्रेट कर सकते हो, तो ये इसका COM होगा। तो सिमेट्रिकल बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। हाँ बिल्कुल, ट्रायंगल के लिए आप मीडियन सेंट्रॉइड बोल सकते हो, आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा, है ना। ट्रायंगल के लिए आप सेंट्रॉइड पढ़ते हो ना, जो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ही होता है ना, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ही होता है। तो आप इसके लिए भी बता सकते हो कि जो भी अपने पास इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होगा उसके लिए आप बता सकते हो कि ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड पे होगा। ठीक है, तो ये सारे जो है अपने सिमेट्रिकल बॉडी के लिए हमेशा जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इंटरसेक्शन पे होगा। ठीक है, लेकिन हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि आपको सिमेट्रिकल बॉडी मिलेगी, कैसे भी बॉडी मिल सकती है, या बहुत सारे पॉइंट मासेस मिल सकते हैं, उनका हम कैसे करें। ठीक है, तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो पहली बात ये देखते हैं कि निकालें कैसे। क्या हम सभी मासेस को, जो बॉडी का सारा मास है, या आपको मैं n पार्टिकल सिस्टम देता हूं, तो उन सभी के मास को समेट कर आप कहीं भी रख दोगे तो वो उसका सेंटर ऑफ मास होगा? नहीं, आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रखना होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, पार्टिकल मतलब जिसका डायमेंशन नेग्लिजिबल है, ठीक है, वो डॉट है,
पार्टिकल का मतलब वो बहुत स्मॉल डायमेंशन है, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास उसका लोकेशन ही होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, पार्टिकल का मतलब समझिए, पार्टिकल का मतलब ये है कि उसका जो लोकेशन है, उसका जो लोकेशन होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास का भी लोकेशन होगा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम की अगर बात करें तो उसको हम कैसे निकालते हैं, बाय वेटेड मीन कॉन्सेप्ट। जो फॉर्मूला है उसको कहा जाता है वेटेड मीन कॉन्सेप्ट। अब वो वेटेड मीन कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए उस फॉर्मूले को कैसे हम करते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल आपका कहीं यहां पर होगा, एन पार्टिकल सिस्टम है पूरे सराउंडिंग में। ठीक है, एन पार्टिकल सिस्टम है, ऐसे एन पार्टिकल्स हैं, इनको आपने लोकेट करना शुरू किया। तो मान लो आप इसको लोकेट कर रहे हो, इसका पोजीशन वेक्टर कुछ होगा, कोऑर्डिनेट्स भी होगा। दूसरा पार्टिकल आपके पास मान लीजिए ये है, तो आपने इसको लोकेट किया। ऐसे एन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसका मास मान लीजिए अपने पास m1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। इसका मास है m2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2, 3 डायमेंशन है। और ये अपने पास है mn, और ये है xn, yn और zn। ठीक है, ये n पार्टिकल सिस्टम है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं होता है भाई तनिष्क बाबू, जहां बॉडी का वेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ 0 हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप जहां से भी पढ़ के आए हो अधूरा ज्ञान पढ़े हो। ठीक है, बॉडी का वेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ 0 हो जाए, ये कौन तुम्हें बता दिया, मुझे नहीं पता। ठीक है, दिस इज नॉट द डिफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास की डिफिनेशन नहीं है। और एक बात और बता दूं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो सकते हैं। ये बात मैंने यहाँ जब आपको मैंने एफबीडी बनाई थी तब भी बताया था। ठीक है, और यहां पे भी चलो मैं लिख देता हूं एक बात कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोथ आर डिफरेंट। वो सेम तब होंगे जब जी यूनिफॉर्म होगा। COM एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां mg लगता है ना, तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी are different, are same only when G is uniform। आपके लिए कभी ऐसा डिफरेंस मिला नहीं, हमेशा ऐसा होता है, इसीलिए लोग ये मान लेते हैं और उनकी गलती नहीं होती, बट एक्चुअली में ये है कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सेम जो है नहीं होते, जब G यूनिफॉर्म होगा तभी सेम होते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर सेम ओनली व्हेन G इज यूनिफॉर्म। ठीक है भाई, जब G यूनिफॉर्म होगा तब ऐसा होता है। इसको डेफिनेशन इसकी जो है आपको टॉर्क से भी सेंटर ऑफ मास को रियलाइज कराया जा सकता है। अभी आपने टॉर्क नहीं पढ़ा है तो अभी मैं केवल इसी से रियलाइज करा रहा हूं। तो m1, x1, y1, z1 आपके लेवल पे हमेशा G जो है यूनिफॉर्म ही होगा। आप अर्थ पे काम करेंगे, अर्थ पे 9.8 है, G यूनिफॉर्म है, तो वहां के लिए हम बोल देते हैं कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाते हैं। जहां mg लगता है वहीं सेंटर ऑफ मास पे ही सारा मास कंसंट्रेटेड है और आप वहां mg लगा देते हो। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, आगे मैं इस बात को अभी और भी बताऊंगा। तो अब इसके लिए इसका पोजीशन वेक्टर अगर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है और इसका पोजीशन वेक्टर rn है, तो आपके पास n पार्टिकल सिस्टम बने, आपके पास n पार्टिकल सिस्टम बने। अब इस n पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या बताई गई आपको कि सारे मासेस को कंसंट्रेट करके एक जगह रख दो, सारे मासेस को कंसंट्रेट करके एक जगह रख दो। आप कहीं भी रख सकते हो, वही चीज निकालना है कि हम कहां रखेंगे, आपको वही निकालना है कि हम इसको कहां
रखेंगे तो वो इन सबका सेंटर ऑफ मास ट्रीट होगा। इसका अभी फीलिंग आपको नहीं आ रही होगी, अभी धीरे धीरे आएगी। तो आप यहां से, अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका फिजिकल मीनिंग धीरे धीरे आएगा जब आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए हमने क्या किया कि पूरे मास को कंसंट्रेट करके कहीं यहां पे रख दिया, पूरे मास को कंसंट्रेट करके हमने इसको कहीं यहां पे रख दिया, तो ये कहलाएगा कैपिटल एम, ये कहलाएगा कैपिटल एम, जो कि इन सबका मास के बराबर होगा। और इसको कहां रख रहे हैं, इसका जो पोजीशन होगा ये कहलाएगा RCOM, ये कहलाएगा अपना RCOM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे XCOM, YCOM और ZCOM। तो इसके अपने 3 कोऑर्डिनेट होंगे XCOM, YCOM और ZCOM। अरे भाई ये नया चैप्टर है, तुम्हें यही नहीं पता चल रहा है कि ये नया चैप्टर है कि न्यू टॉपिक है? अति कर रखा है यार, क्यों पढ़ने आते हो यार? ये तो आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये क्या है? वर्क पावर एनर्जी खत्म हो गया, आपको नहीं पता चला। आपको ये भी नहीं पता चला कि अभी अभी बताया मैंने कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कौन से टॉपिक से हम पढ़ेंगे। आप कहां थे? टाइम पे आप जुड़ते नहीं हो लगता है। यहां पे XCOM, YCOM और ये अपने पास हो जाएगा ZCOM। ठीक है, तो अब इसको रिलेट कैसे किया जा रहा है देखिएगा। RCOM डिफाइन होता है, वो होता है M1, इस पार्टिकल का मास है M1 और इसका ओरिजिन 0,0,0 से जो पोजीशन वेक्टर है M1R1 ऐसे लिखते हैं। ये फॉर्मूला है n पार्टिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने का। R2 डॉट डॉट Mn Rn अपॉन में टोटल मास दैट इज M1 प्लस M2 डॉट डॉट Mn। इस तरीके से हम n पार्टिकल सिस्टम का टोटल पोजीशन वेक्टर करते हैं। तो M1 R1 प्लस M2 R2 डॉट डॉट Mn Rn अपॉन में M1 प्लस M2 डॉट डॉट Mn। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, दिस फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स में, इस फॉर्मूले को आप अगर स्टैटिस्टिक्स कभी पढ़ेंगे तो इसको वेटेड मीन कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड वेटेड मीन कॉन्सेप्ट। तो इसी वेटेड मीन कॉन्सेप्ट से हम ये लेके आते हैं, हमारा स्कोप यहीं तक है इस फॉर्मूले को जानने में। तो M1 R1 प्लस M2 R2 डॉट डॉट Mn Rn अपॉन दिस इज द फॉर्मूला फॉर n पार्टिकल सिस्टम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आप इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप सभी बच्चों को पोजीशन वेक्टर लिखना आता है। R1 है x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी तरीके से R2 है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस Z2 k कैप। और इसी तरीके से Rn है xn i कैप yn j कैप प्लस zn k कैप। आप अगर इसको यहां पुट कर देंगे, है ना, आप इसको पुट कर देंगे, व्हाट इज Mn? Mn is basically nth mass, this is nth mass। ठीक है, nth मास का मास को Mn बोला जा रहा है, जैसे सेकेंड मास को M2 बोला जा रहा है, फर्स्ट को M1, उसी तरीके से nth मास को हम क्या बोल रहे हैं? Mn। समझ गए भाई? तो यहां से अब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे और RCOM को क्या बोल दोगे फिर? RCOM क्या होगा? दिस इज XCOM i कैप प्लस YCOM j कैप प्लस ZCOM k कैप, है ना। तो इसकी वैल्यू जब पुट करोगे और कोफिशिएंट कलेक्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलने लगेगा। क्या क्या इधर आएगा? XCOM i कैप प्लस YCOM j कैप प्लस ZCOM k कैप, है ना। मतलब मैं अब कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू M1। ठीक है, अब आप देखो यहां से x1 मिलेगा, यहां से x2, यहां से xn, इसको एक साथ लिख सकते हैं M1 x1 M2 x2 डॉट डॉट Mn xn।
ये आई के कोविशेंट कलेक्ट होंगे भाई, ये आई के कोविशेंट कलेक्ट हो जाएंगे जब आप इसको यहां रखोगे। बहुत सिंपल है, एडिशन करते हैं ना तो लाइक टर्म को एक साथ करते हैं, तो यहां से आई का कोविशेंट x1 है और ये m1 से मल्टीप्लाई होगा तो m1 x1, फिर ये m2 x2 mn xn, ये सब आई के कोविशेंट है, इसको एक साथ लिख दिया, प्लस m1 x1 m2 m1 y1, अब j के कोविशेंट कलेक्ट कर रहे हैं तो m1 y1 प्लस m2 y2 डॉट डॉट mn yn, ये अपने पास j का कोविशेंट होगा और इसी में प्लस हमारे पास होगा m1 z1 प्लस m2 z2 डॉट डॉट mn zn, ये अपने पास हो जाएगा k कैप अपॉन में टोटल मास है अपना m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn। इस तरीके से आप इसको इसके साथ कंपेयर करके आप XUM निकाल सकते हो। XUM की वैल्यू क्या आएगी, दिस अपॉन दिस, YCUM की वैल्यू क्या आएगी, दिस अपॉन दिस, और ZCUM की वैल्यू क्या आएगी, दिस अपॉन दिस। ठीक है भाई, तो आप इस तरीके से हाँ सिग्मा भी यूज कर सकते हैं, आगे करेंगे। तो आप यहां से इसको और थोड़ा सा इजी वे में लिख सकते हो, जो इतना आपको बड़ा दिख रहा है। XUM हमारे पास आया m1 x1 m2 x2 mn xn, जब आपने कंपेयर किया तो m1 प्लस m2 mn, जिसको आप क्या लिख सकते हो, समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, mi xi i इज इक्वल टू 1 to n अपॉन में समेशन mi i इज इक्वल टू 1 to n। तो ये आपका XUM का बन जाएगा। इसी तरीके से आप YCUM लिख सकते हो, m1 y1 m2 y2 mn yn, तो कुछ इसमें है नहीं, आप बस फॉर्मूले ये ध्यान रखिए, mi yi i इज इक्वल टू 1 to n अपॉन में समेशन mi i इज इक्वल टू 1 to n। और इसी तरीके से आप ZCUM बोल सकते हो, m1 z1 m2 z2 mn zn, जिसको आप लिख सकते हो समेशन mi zi i इज इक्वल टू 1 to n अपॉन में समेशन mi i इज इक्वल टू 1 to n। तो ये आपका ZCUM का फॉर्मूला बन जाएगा। लिख लीजिए। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर आपको पार्टिकल सिस्टम है और उनके कोऑर्डिनेट्स पता है ना, तो आप उनका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। XUM निकालना है तो पहले मास m1 का x1 मल्टीप्लाई करो प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में टोटल मास। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कैसे निकलेगा, m1 y1 m2 y2 है ना, डॉट डॉट mn y1। लास्ट स्लाइड लीजिए। और ये कहां से आया, इसको आपने इसके साथ कंपेयर कर दिया, इसके नीचे ये आ जाएगा, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, तो मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया, आई का कोविशेंट कंपेयर किया, तो आई के कोविशेंट में दिस अपॉन दिस आएगा, ये XUM होगा। YCUM में दिस अपॉन दिस आएगा, ये YCUM होगा। ZCUM में दिस अपॉन दिस आएगा, वही मैंने आगे लिखा है। ठीक है, चलिए यही मैंने आगे लिखा है, ये देखिए यहां पर मैंने यही लिखा है। ये क्लियर है बच्चों, देखने में ये बड़ा है, आपको बस क्या करना है, सभी के कोऑर्डिनेट्स लोकेट करने और फिर आपको फॉर्मूला लगा देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि ये जो भी कैलकुलेट हो रहे हैं किसी फिक्स रेफरेंस एक्सिस के अबाउट हो रहे हैं। ये देखिए किसी फिक्स रेफरेंस एक्सिस के। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखोगे, सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं होगा, आप कहां से निकाल रहे हो, अगर ये चेंज होगा तो आपके कोऑर्डिनेट्स भी सीओएम के चेंज हो जाएंगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपसे बोला जा रहा है कि किस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट निकालें, वो जरूर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे अगर हम बात करें कि मान लो एन पार्टिकल सिस्टम की, तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो आपको और क्लियर होगा कि मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे मासेस जो भी यहां पर रखे हुए हैं, ठीक है, ये जो मासेस रखे हुए हैं ये किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मेशन में रखे हुए हैं, मतलब ये वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में रखे हुए हैं, और इनसे आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हो। ठीक है, और इसका मास है मान लो m, इसका है 2m और इसका है 3m, और ये ए साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए है, 3 मासेस है। वही मैं कह रहा हूं कि ऑलवेज वी काउंट फ्रॉम ओरिजिन, नो, इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू कि फ्रॉम विच रेफरेंस एक्सिस यू हैव टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास। अब ये जो सिस्टम है ना, सेंटर ऑफ मास इसका कहीं पर होगा, वो फिक्स होगा। आप किस रेफरेंस एक्सिस से उस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट को लोकेट करते हो, ये टोटली उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ये रेफरेंस एक्सिस दिया, आई हैव गिवन यू द रेफरेंस एक्सिस, दिस इज आवर रेफरेंस एक्सिस, from that particular reference axis we are going to locate the center of mass of the system. This xy is given to you 0,0. ओके, तो ये आपको गिवन होगा। अगर ये गिवन है तो अब आपको इसी के अबाउट इनके कोऑर्डिनेट्स लिख के इसके सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे रेफरेंस एक्सिस यहां पूछ ली जाए, है ना, तो सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। सेंटर ऑफ मास, मैं बार बार बोल रहा हूं, इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका लोकेशन तो एक ही जगह पे होगा, बट उसको आप किस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट उसकी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को असाइन कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस एक्सिस। तो वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको यहां दिया है। तो आपको लोकेट करना है इसका सेंटर ऑफ मास, लोकेट सीओएम ऑफ द सिस्टम। तो कर लोगे बहुत आराम से, ये सब क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल है, आपके स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, जेई मेंस लेवल के, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। अपने गिवन रेफरेंस एक्सिस के अबाउट आप असाइन करो, ये 0,0 है तो ये होगा a,0, ठीक है, तो आप इसको भी असाइन कर सकते हो। इसका ये y एक्सिस क्या होगा, ये y एक्सिस सभी लोग बता सकते हो, सबने पढ़ रखा है, ये 60 डिग्री है, ये a/2 होगा, है ना, ये a/2 होगा, ये तो पूरा a है, ये पूरा a है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, सबको पता है, a/2 साइन 60 डिग्री मतलब √3a/4, है ना, तो ये हो जाएगा अपना √3a/4। √3a/2, सॉरी, √3a/2, tan लिखोगे ना, tan से कर लो, या यहां से आप साइन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये a है, ये अपने पास है, तो आप a साइन 60 डिग्री a/2 tan से कर लीजिए, ये आपको निकालना है। तो tan 60 डिग्री अपने पास हो जाएगा √3a/2, ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा √3a/2। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे फिर, a/2, √3a/2, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a/2, √3a/2, ठीक है। तो बस अब आप यहां से इसके दो, अब ये देखो कि जो आपका पार्टिकल सिस्टम है ये 2 डायमेंशन में है, तो सेंटर ऑफ मास के भी 2 ही कोऑर्डिनेट निकलेंगे, एक एक्सियम और दूसरा वाईसीएम। तो इसका जो एक्सियम होगा वो क्या होगा, फॉर्मूले को यूज करो, एक्सियम
क्या होगा, m1 है m, तो m इंटू 0 प्लस m2 है, आप किसी को ले लो, इसको m2 ले रहे हो तो इसको ले लो, 2m इंटू इसका हो जाएगा a/2 प्लस 3m। भाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, यहां सब पॉजिटिव है इस गिवन रेफरेंस एक्सिस के अबाउट, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहां साइन रखनी है। तो 3m इंटू ए अपॉन में टोटल मास अपने पास क्या है, 3m 4m और यहां पे 6m। तो आप यहां से अब बता सकते हो इजिली कि एक COM जो अपने पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो ma और 3ma, 4ma, m कैंसिल हो जाएगा, तो 4a/6 दैट इज 2a/3, 2a/3। ये क्लियर है सभी बच्चों को। इसी तरीके से आप YCOM बता सकते हो, वो हो जाएगा m इंटू 0 प्लस 3m इंटू 0, इसका भी 0 है, y कोऑर्डिनेट दिख रहा है, इसका भी 0 है, केवल इसके पास है, तो प्लस 2m इंटू √3a/2 अपॉन में टोटल मास इज योर 6m। तो यहां से आपको मिलने वाला है YCOM और वो हो जाएगा √3a/6। चेक करिएगा, √3a/6। ये क्लियर है बच्चों? ये क्लियर है सभी को? तो √3a/6 और अपने पास यहां पे आएगा 2a/3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, COM के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक COM होगा 2a/3 और ये होगा √3a/6। ठीक है, तो ये कहीं यहां पर होगा, उसको आप लोकेट कर सकते हो 2a/3 को और इसको a/2 √3, हाँ वही बोलो, √3 से क्लियर है भाई? चलिए, तो अब आप यहां पे कहीं पे इसको लोकेट करोगे, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, ये COM होगा, मतलब इनके जगह पे आप ये COM इन तीनों को हटाकर टोटल मास आप कितना यहां पे रख सकते हो, 6m का मास रख सकते हो। इन तीनों को हटा के 6m का मास यहां पर रख सकते हो। तो इस तरीके से आप पार्टिकल सिस्टम के क्वेश्चंस करोगे, आपको कोऑर्डिनेट रेफरेंस एक्सिस दिया जाएगा, वहां से आप कर सकते हो। जैसे अगर बोला जाए COM ऑफ 2 मास सिस्टम, ठीक है, COM ऑफ 2 मास सिस्टम, जैसे अब एक क्वेश्चन आप देखिए, मैं क्या बोल रहा था कि अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मान लो ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर के वर्टेक्स पे आपने मासेस बैठा रखे हैं, तो स्क्वायर के वर्टेक्स पे जो ये मासेज आप बैठा रखे हो, ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मान लो ये m है, ये m है, ये 2m है और ये 2m है, तो क्या सभी बच्चे बिना जो है, बिना कुछ कैलकुलेट किए इसका सेंटर ऑफ मास बता सकते हो? बिना कुछ कैलकुलेट किए इसका सेंटर ऑफ मास बता सकते हो सभी बच्चे? क्या सभी बच्चे इसका बिना कुछ कैलकुलेट किए इसका सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं? जल्दी बोलो। अब आप पूछोगे सर किसके अबाउट, पूछना भी चाहिए कि सर किसके अबाउट, आपने रेफरेंस एक्सिस नहीं दिया है, ठीक है, तो रेफरेंस एक्सिस से आप लोकेट कर सकते हो सेंटर ऑफ मास का, कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा, ठीक है, बट सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर होगा। जैसे यहां पे सिमेट्री दिखती है, ये m और ये m है, देखो ये m और ये m है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास
इसके मिड पॉइंट पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे होगा। इसका मतलब आप बिना कुछ कैलकुलेट किए थोड़ा बहुत ये गेस कर सकते हो बाय सिमेट्री कि इन दोनों का या इन दोनों का, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो अपने सेंटर पे ही होगा। बोलो, अब ध्यान दीजिएगा कि सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी सेंटर ऑफ मास को बोलूं कि आप मुझे बताओ इस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अबाउट दिस रेफरेंस एक्सिस, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता। हां, अगर रेफरेंस एक्सिस आपकी अलग अलग है तो उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। तो सीओएम ऑफ सिस्टम तो यही है, देखो, है ना, सीओएम ऑफ सिस्टम यहीं पर है। तो हमारे अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जो गिवन रेफरेंस एक्सिस है, जीरो कॉमा जीरो। हमारे गिवन रेफरेंस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 0,0, सेंटर पे ही है। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे पूछता कि आप सेंटर ऑफ मास इस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट बताओ, दिस इज द रेफरेंस एक्सिस, तो इस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट मुझे सेंटर ऑफ मास बताओ इस सिस्टम का। तो क्या अभी भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं है? बिल्कुल है, अभी भी सेंटर ऑफ मास तुम्हारा यहीं पर है ना भाई। आप करके देख लो, चाहे इससे कर लो, आप इसके फॉर्मूले से करोगे तो भी जीरो आएगा। आप इसके फॉर्मूले से करके आप देख लो, आप नहीं मानना चाहते हो तो आप फॉर्मूले से करके देख लो, ये 0,0 होगा। कैसे? ये मान लीजिए ए साइड्स हैं, ए साइड्स हैं, तो इसके रेफरेंस एक्सिस के अबाउट इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई? a/2, a/2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -a/2, a/2। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -a/2, -a/2। और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a/2, -a/2। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा लो, इसके अबाउट आप फॉर्मूला लगा लो, देखो आपको एक्सयूएम भी 0 मिलेगा और वाईसीएम भी 0 मिलेगा। कैसे? आप देखो m इंटू a/2 और यहां पे आएगा m इंटू -a/2, ये 0 हो गया। यहां पे 2m इंटू -a/2 और यहां पे आएगा 2m इंटू a/2, ये भी 0 हो गया। तो शायद सभी बच्चे समझ रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है यहीं पर रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। बट आपको किस कोऑर्डिनेट के अबाउट पूछा है, उसके अकॉर्डिंग उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो ये यहां 0,0 है। बट अगर मैं आपसे यहां पे पूछ लूं तो यहां के अबाउट अब आप देखो कि ये 0,0 है, ये आपको पता है अगर कि ये सेंटर पे होगा, सभी को पता है ना, सभी को पता है कि ये जो है सर सिमेट्री यहां पर ऐसे ही बनेगी, सिमेट्रिकल है, तो होगा ये सेंटर पे। तो अगर सेंटर पे है तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स अब 0,0 नहीं होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है क्या होंगे, ये होगा, है ना, ये a/2 होगा और ये a/2 होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अब जो COM होगा, COM तो अभी भी यहीं पर है बट इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, तो कोऑर्डिनेट क्योंकि हमारी रेफरेंस एक्सिस चेंज हो गई, सेम सेटअप का अब आप लिखोगे a/2, a/2। तो शायद सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। नहीं भाई, आप नहीं कर सकते, आपको मैं यही चीज सिखा रहा हूं, आप वही चीज बोल रहे हो कि आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। आपको क्वेश्चन वाला देगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप किसके अबाउट इसका कोऑर्डिनेट लिखो, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम बोलेंगे कि सेंटर पे है, कुछ भी रेफरेंस एक्सिस नहीं दिया है तो हम बोलेंगे कि ये सेंटर पे है, तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस दी जाएगी। शायद सभी बच्चों को समझ में अब ये बात आ गई, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास वहीं पर रहेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे।
तो नेक्स्ट बात करते हैं COM ऑफ 2 पॉइंट सिस्टम। COM ऑफ 2 पॉइंट सिस्टम, मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट सिस्टम है, 2 मासेस हैं। कोई हमारे पास ये M1 है, ठीक है, कोई हमारे पास M1 है और इस M1 और यहां पे कहीं पे एक M2 है, यहां पे कहीं पे अपना M1 है, ये अपने पास है M2। दोनों के बीच का सेपरेशन है D, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये D है, ठीक है। ये यहां हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन D है। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर में सेंटर ऑफ मास, देखिए आप क्या जो पूछ रहे हैं, अगर केवल स्क्वायर का आपने अपने कागज पे, जिसपे कॉपी पे आप लिख रहे हैं, आपका जो डाउट है वो देख लीजिए, आपने एक स्क्वायर का बनाया, ऐसा स्क्वायर बनाया, लैमिना, ठीक है, एक लैमिना बनाया, तो नो डाउट इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने एक तार, मान लो ये वायर है, ये मासलेस है, इस पे आपने मासेस बैठाए थे, तो ये हमेशा सेंटर पे होगा, कोई जरूरी नहीं है। मैं इसको M ले लूं, इसको 2M ले लूं, इसको 3M ले लूं और इसको 4M ले लूं, तो अभी आप नहीं बोल सकते कि ये सेंटर पे होगा। अब आप नहीं बोल सकते कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का पार्टिकल, 4 पार्टिकल है, तो इन 4 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास सिस्टम यहां पे सेंटर पे होगा, वी कांट से दैट, होगा भी नहीं। लेकिन ये एक लैमिना है जिसमें मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके लिए आप बोल सकते हैं किसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा। शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। वहां पर मास मैंने सिमेट्रिकल बैठाए थे, इसीलिए सेंटर पे आया था। आपको कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा है तो आप कोऑर्डिनेट लिखकर और फॉर्मूला लगाइए, आपको मिल जाएगा 0,0। तो यहां पे मान लीजिए ये D है। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, मुझे इसका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, तो सेंटर ऑफ मास इसको लोकेट करते हैं। अब उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसी को एक्स एक्सिस मान लेता हूं कि ये सब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। मैंने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये वाई एक्सिस, ऐसा मैंने मान लिया। तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का तो चेंज नहीं होगा, बस कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ये आपको बता चुका हूं। तो यहां पर ये 0,0 मान लिया, असाइन हुआ, और ये हुआ D,0। तो बहुत आसानी से आप इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट कर सकते हो, ये होगा D,0 इसके कोऑर्डिनेट्स। तो हमारा जो COM होगा केवल इसका XCOM होगा, YCOM नहीं होगा, इसका कोई YCOM नहीं होगा, कोई ZCOM नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास केवल X कोऑर्डिनेट है दोनों का, ठीक है, Y और Z 0 है। तो आप यहां से बोल सकते हो कि एक COM वो क्या हो जाएगा, M1 0 प्लस M2D अपॉन में M1 प्लस M2। तो हमारे पास एक COM आ गया M2D बाई M1 प्लस M2, है ना भाई। इसी तरीके से हमारे पास YCOM क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, और ZCOM क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे आपने जो ओरिजिन माना है यहां से कहीं पर यहां पे लाई करेगा, यहां पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास। यहां पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास, है ना, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास अपना यहां पर होगा, और ये सेंटर ऑफ मास जो होगा ये आप निकाल चुके हो, ये XCOM होगा, और इसकी वैल्यू है M2D बाई M1 प्लस M2, M2D बाई M1 प्लस M2, ठीक है। तो COM हमारे पास मिलता है M2D बाई M1 प्लस M2, ठीक है भाई। अगर ये इतनी दूरी से ये XCOM है तो यहां से कितनी दूरी पे होगा, मान लो इसको मैं X1 बोल रहा हूं, ये सेंटर ऑफ मास की ये जो दूरी है इसको X1 बोल रहा हूं,
तो ये कितना होगा भाई x2, और x2 एक तरीके से d माइनस x1 है। x1 यही लिया है मैंने, ये x1 है, तो x2 मैं क्या बोलूंगा, x2 हमारे पास होगा d माइनस x1, और जब आप d माइनस x1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, m1d अपॉन m1 प्लस m2। तो आप क्या देख रहे हो कि जो ये सेंटर ऑफ मास है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सेंटर ऑफ मास इंटरनली बाइसेक्ट करता है इसके डिस्टेंस को मास के रेशियो के बराबर। आप देख पा रहे हो, ये चीज देख पा रहे हैं सभी बच्चे। आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया होगा मैथ्स में तो आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला भी ऐसा ही है, m/n के रेशियो वाला जो बोलते हो। तो देखिए मासेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, x1 अपॉन x2 क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है आपको m2 अपॉन m1, m2 अपॉन m1 इनवर्स रेशियो में है, m2 अपॉन m1 इनवर्स रेशियो में है, देख पा रहे हैं ये इनवर्स रेशियो में है, ठीक है। इन दोनों मासेस का जो सेंटर ऑफ मास है वो इनको डिवाइड कर रहा है इनके इनवर्स रेशियो में, मतलब इधर m2 x1 अपॉन x2 इक्वल टू m2 अपॉन m1, m2 अपॉन m1 सेक्शन फॉर्मूला जो पढ़ा है तो कुछ ऐसे ही पढ़ा होगा ना। तो इसी तरीके से अपना ये सेंटर ऑफ मास इस तरीके से लाई कर रहा है, पहले ये क्लियर है। अब आप ये देखो कि जितना मास बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका मास जितना बड़ा होगा सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ होगा, जो मास जितना बड़ा होगा सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट करेगा, है ना। जैसे ये x1 आपने निकाला m2d बाई m1 प्लस m2। अब आप एक चीज मान लो कि m1 और m2 में मान लो ये d कब हो जाएगा। देखो एक चीज यहां से एक एनालाइज करने वाली बात है कि इफ m2 इज मच ग्रेटर देन m1, तो जरा देखो इसको क्या लिख सकते हो, xum क्या हो जाएगा, m2d बाई, यहां से मैं m2 कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस m1 बाई m2, तो ये कैंसिल होता है इस एजम्पशन के साथ। आप क्या बोलोगे, ये टर्म जीरो को टेंड करेगा भाई, m2 अगर बहुत बड़ा है m1 को, तो ये किसको टेंड करेगा, एक्सियम किसको टेंड करेगा, d को, एक्सियम किसको टेंड करेगा, d को। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पूरा का पूरा कहां पर होगा, m2 पर होगा, ठीक है। पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास हमारा कहां पर होगा, m2 पर होगा। क्लियर है बच्चों। तो ये बेसिक बातें थी, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दिया गया, है ना। ये 0,0, ये d,0, तो x1 क्या हो जाएगा, m2d प्लस m1 0, तो m2d आएगा। ये यहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर दोनों बराबर हो गए तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा, है ना। इफ बोथ आर इक्वल तो सेंटर ऑफ मास सभी को पता है वो क्या होगा, मिड पॉइंट पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास अपना जो है, इफ m1 इक्वल टू m2, तो आप बोल सकते हो कि जो COM होगा एट कहां पर होगा, d/2 पे, यही तो होगा। COM जो होगा अपना वो कहां पर होगा, इनका d/2 पे, d/2 पे। तो अगर कोई दो इक्वल मासेस हैं तो आंख बंद करके आप बता सकते हो कि इनके जो सेंटर ऑफ मास है वो इनके कहां पे लाई करेंगे, मिड पॉइंट पे लाई करेंगे। तो ये COM होगा, ये d डिस्टेंस है, ठीक है। क्या फर्स्ट बताऊं भाई, क्या फर्स्ट बताऊं, फर्स्ट में क्या है, यही तो है, ये बताया तो है आपको n पार्टिकल के लिए जैसे बताया, आपने इस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट ये ओरिजिन माना और ये d,0 माना। आपने दो पार्टिकल हैं तो दो बार फॉर्मूला लगाया, m1 0, m2 d, m1 प्लस m2, ये मिल गया। y और z नहीं है तो 0 होगा। तो यही तो लिखा है मैंने इसी तरीके से
इसको x1 माना कि यहां से ये दूरी सेंटर ऑफ मास की x1 है और m2 से इसकी दूरी सेंटर ऑफ मास की x2 है, तो हमने देखा कि x1 ये आया, तो x2 जो होगा वो टोटल डिस्टेंस से x1 को माइनस किया तो x2 मिल जाएगा। तो हमने ये देखा कि इन दोनों का रेशियो लोगे x1 और x2 का, तो ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब m2 के लिए और m1 x1 बाई x2 जो होगा वो m2 बाई m1 मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सीधी सी बात है। हाँ, इसीलिए मैंने चेन प्रॉब्लम जो आप लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में मैंने आपको सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस कराए थे, तो मैंने चेन के लिए L/2 ले लिया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने चेन के लिए L/2 क्यों ले लिया था। वो तो खैर यहां से नहीं समझ में आएगा, अभी मैं उसको कंटिन्यूअस मास के क्वेश्चंस कराऊंगा तब समझ में आएगा। ये तो अभी मैं बॉडी की बता रहा हूं। इसको आप फील करना चाहते हो तो एक डंबल है, दो बॉल है, एक मासलेस रॉड से मान लो अटैच्ड है। अब उसको आप इसको यहां पर देखिए, इसको बैलेंस करना है। आपको मैं फील दिलाता हूं कि सेंटर ऑफ मास का क्या मीनिंग है। अगर आप इसको आपने बचपन में सीसॉ, जो आपके बचपन में सीसॉ आप झूलते थे, बचपन में आपने सीसॉ झूला है। अब आप देखिए क्या है सेंटर ऑफ मास की कहानी, जो इमेजिनरी पॉइंट है। अगर यहां पे मैं इसको बैलेंस कर दूं, यहां पे अगर मैं इसको ऐसे सपोर्ट लगा दूं, तो ये कभी नहीं रोटेट होगा, ये यहीं पर रहेगा, ये यहीं पर रहेगा। इसको अगर मैं यहां पे, अगर इसको यहां पे मैं क्या करा दूं, यहीं पे इसको हिंच कर दूं, यहां पे किसी को सपोर्ट दे दूं, तो ये ऐसे ही टिका रहेगा, ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। भाई बेसिक मैथ्स करने के बाद आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिक मैथ्स करने के बाद आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपको बेसिक मैथ्स, वेक्टर, ठीक है, फोर्स कॉन्सेप्ट सब कुछ आना चाहिए, तब आप ये सब कर सकते हैं। आप करके देख लीजिए, आपको आता है तो आप करते रहिए, नहीं आता है तो आप बैकलॉग करिए तब तक। तो यहां पे अपने पास क्या है कि ये अपना इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अगर यही चीज आप लोग समझ रहे हो कि अगर ये मैं इसके सपोर्ट को, इसको मैं कहीं और सपोर्ट लगाऊं तो कभी भी ये सब मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, कभी भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ये चीज समझते हो। अगर मैं यहां पे इसको सपोर्ट लगा दूं इधर, और ऐसा क्यों हो रहा है अभी आपको टॉर्क नहीं पता है, नहीं तो मैं बताता। ये यहां लगा दूं, अगर मैं यहां लगा दूंगा तो ये इस तरफ रोटेट हो जाएगा, इस तरफ रोटेट हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा भाई। लोकल एनिमेशन का मजा लो, ठीक है। ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे रोटेट होने लगेगा अगर आपने इसको इधर लगाया है तो ये ऐसा हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास ये है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन कैसे, ठीक है। रीजन इसलिए क्योंकि आप बोलो सेंटर ऑफ मास मतलब इन दोनों मासेस को हटा के सारे मास यहां कंसंट्रेट करते हो, मतलब यहां पे आपने 2m मास कर रखा है। तो थोड़ी बहुत तो मैकेनिक्स पढ़ी है तुमने, तो सारा mg इधर लगेगा, सारा 2mg इधर लगेगा भाई। और इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, इसको बैलेंस कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। आई कुछ फीलिंग सेंटर ऑफ मास की कहानी की, ठीक है। तो ये बैलेंस रहेगा। हाँ, बच्चे भी गिर जाएंगे, बिल्कुल। ये वही बात है जो आप अपने बचपन में, आपका कोई बहुत खौआ दोस्त होगा, आप अपने बचपन में 24 केजी के रहे होगे और आपका दोस्त जो है 70 केजी का है। दोनों बोले चलो सीसा करते हैं, तो सीसा पे झूलते हैं। तो जब वो झूलने जाएगा तो यही कहानी होगी। इधर आपके पास, ठीक है,
मतलब सी सॉ में तो इक्विलिब्रियम होगा, फिर भी ये इधर झूल जाएगा, लेकिन यहां मैंने बैलेंस ही, दोनों के मासेस बराबर हैं, दोनों के मासेस बराबर है, लेकिन सीसॉ में जो आपका बैलेंसिंग है वो मिड पॉइंट पे नहीं है। तो अब आपको समझ में आता है कि mg इधर लगेगा, mg इधर लगेगा भाई, और नॉर्मल रिएक्शन अब इधर लगेगा। ठीक है, तो ये टॉर्क देते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत क्लास 10th में टॉर्क पढ़ा है उनको क्लियर होगा, मैंने तुम लोगों को वेक्टर में भी टॉर्क पढ़ाया है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो यहां पर अब ये सेंटर ऑफ मास आपका इधर आ गया, मतलब इन दोनों के जगह पे 2m यहां पर होगा। इन दोनों को हटाकर आप ये मान सकते हो, दो अलग अलग बॉडी को देखने के बजाय आपने केवल एक बॉडी, एक पॉइंट को देखा 2m को, जहां पे लग रहा होगा 2mg, और ये नॉर्मल, ये दोनों अलग अलग होंगे। यहां पे टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क के बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको फील दिलाना चाहा कि सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या है, क्या बताना चाहता है। ठीक है, चलिए, तो सेंटर ऑफ मास का ये मतलब है, ये अपना सेंटर ऑफ मास पे, ये इक्विलिब्रियम पे होगा, और ये नॉट इन इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज जो सिमेट्रिकल है, बैलेंसिंग है, आप समझ लो कि आप उसके सेंटर ऑफ मास को इस तरीके से बैलेंस किए हो कि वो केवल फिर ऑसिलेट कर रहा है। जैसे कुछ टॉयज होते हैं, है ना आपने देखा होगा कुछ टॉयज होते हैं जो इस तरीके से अपने आप ऑसिलेट करते हैं, अपने आप ऑसिलेट करते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जहां से आपने हिंज किया है, सेंटर ऑफ मास उसका वहां पर नहीं है। अगर वो वहीं पर होता तो ये अपने आप ऐसे ऐसे नहीं हिलते। तो आपने बहुत ऐसे देखे हैं, बहुत सारे टॉयज होते हैं जो लोग टेबल पे रखते हैं, गाड़ियों के सामने रखते हैं, जो ऐसे ऐसे हिल रहा होता है। मतलब उसके सेंटर ऑफ मास को कुछ ऐसा किया गया है जिससे कि वो mg उसको टॉर्क देकर वो इस तरीके से हिल रहा होता है और ऑसिलेशन कर रहा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको थोड़ी बहुत फीलिंग आई। नेक्स्ट बात करते हैं COM ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अभी फीलिंग धीरे धीरे और आएगी जब आगे बढ़ेंगे। तो COM ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसका क्या मतलब है? जरूरी नहीं है ना कि आपको हमेशा पार्टिकल मिलेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स आप लिख के फटाफट कर दोगे, m1 x1 m2 x2, है ना। पार्टिकल नहीं मिलेंगे, आपको कंटिन्यूअस मास मिलेगा। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सभी बच्चे समझते हैं। जैसे एक रॉड है ना, एक शीट है आपकी कॉपी पे, आपने एक ट्रायंगल बना के काट लिया, ठीक है, आपने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है बहुत सारे लैमिना यूज कर सकते हैं। यार ये कौन है यार, मुझे पढ़ाने देगा कि नहीं, नहीं तो फिर ब्लॉक करना पड़ेगा। कैन आई स्टिल गेट गुड रैंक इफ आई, ये सब बकवास चीज मुझसे मत पूछा करो भाई। इफ आई स्टार्ट नाउ बिकॉज आई एम लेट टू बाई कोर्स रियली, अरे ये तो तुम्हें पता होगा ना यार, मैं कैसे जानता हूं कि यू आर एट विच कैलिबर, और आप अभी तक पिछला कितना जानते हो कितना नहीं। ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाउ आई कैन नो? आपको मैं ये चीज, आप यूट्यूबर जो यूट्यूब में बहुत लोग जो है प्रवचन देते हैं उनसे पूछो, वो आपको बड़ी स्टोरी बताएंगे और वो सब करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। यहां पे केवल मैं ये सब नहीं बता सकता। आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपको ये चीज समझ में आ रही है, आप इसको कर रहे हैं, इससे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि यू कैन गेट ए गुड रैंक। हाउ आई कैन नो कि व्हाट इज योर कैलिबर, हाउ यू कैन, भाई मैं तो आपको दौड़ना सिखा सकता हूं ना, मैं आपको क्रिकेट सीखना, कोई क्रिकेट का कोच होता है वो किसी को क्रिकेट सिखा सकता है, मैदान में क्रिकेट तो उसको खेलना है ना भाई। तो सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पे कोई बॉडी होगी, कैसी भी बॉडी होगी, और ये बॉडी में पूरा मास से बना होगा, है ना। ये बॉडी 2 डायमेंशनल हो सकती है, 3 डायमेंशनल हो सकती है, और ये किसी मास से बनी होगी,
ठीक है, तो अब यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये जो मास है, आप लोग शायद ये सुनना पसंद करते हो कि 50 दिन में एक रैंक, फर्स्ट रैंक कैसे ले आए, है ना। अभी जैसे जेई मेंस की तैयारी करनी है, 4 महीने में 100% कैसे ले आए। तो ये सब बकवास जो लोग करते हैं उनसे सुनो, वो बताएंगे आपको कि लोगों ने एक आसान सी चीज को इतना ज्यादा जो है मैशअप कर रखा है, और दैट इज द प्रॉब्लम, कि बच्चे इन्हीं सब में उलझ के रह जा रहे हैं और परेशान होके घूम रहे हैं। दिस इज ए वेरी सिंपल टास्क, ये जो आप कर रहे हो, मतलब इसका कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लानिंग या कुछ नहीं है। आपको पढ़ना है मन लगा के, और आपको क्वेश्चंस करने हैं, बस खत्म। इसको लोगों ने इतना ज्यादा जो है प्लानिंग कैसे करो, ये कैसे करो, ये वो कैसे करो, ये सब ऐसा करके आपको बहुत ज्यादा जो है परेशान कर रखा है, और आपको वही सब में मजा भी आता है। सही बात कोई टीचर बताएगा वो तो आप नहीं सुनोगे कि ये सब कुछ मत देखो, बस पढ़ाई करो, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। स्टोरी, है ना, सब कुछ बकवास, वो सब आपको सही लगेगा, तो वो लोग टाइम वेस्ट करते हैं इसमें। तो यहां पर अपने पास ये कोई बॉडी है, अब हम इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास चाहते हैं। ये 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, 3 डायमेंशनल भी कुछ भी हो सकती है भाई, ठीक है। तो ये बॉडी कैसी भी है, अब इसका हम सेंटर ऑफ मास चाहते हैं। हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास केवल पार्टिकल सिस्टम का फॉर्मूला है। तो क्या मैं इस बॉडी को कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर सकता हूं? कई सारे इसको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर सकता हूं भाई, बोलो। कई सारे आप इसको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हो, हर एक का मास डीएम हो, कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल में आप इसको डिवाइड कर दो डीएम मासेस में, है ना। सभी के मासेस जो है यहां पे ये डीएम है, मान लो ये भी अपने पास डीएम है। तो आप इनको कई सारे छोटे छोटे डीएम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और अब आपको डीएम, ये पार्टिकल, मतलब इनको आपने पूरे रिजिड बॉडी को कई सारे डीएम के टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे बहुत सारा छोटे छोटे क्रिस्टल से कोई शेप बना हुआ है, छोटे छोटे क्रिस्टल से कोई क्यूब बना है, अचानक आपने उसको कुछ किया, सारे क्रिस्टल बिखर गए छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वैसे ही कुछ, ठीक है। अब इसमें से मैं अगर एक को लोकेट करता हूं, अगर मैं इसमें से एक को लोकेट करता हूं, देखो एक डीएम को मैं लोकेट करता हूं यहां पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ कुछ, क्या होगा, x, y, z होगा कि नहीं होगा। इसी तरह सभी डीएम के अपने एक्स वाई जेड होंगे, एक्स वाई जेड इज वेरिएबल, ठीक है, एक्स वाई जेड इज वेरिएबल। तो आप कई सारे डीएम के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड जो वेरी कर रहे हैं, उन सभी डीएम के कोऑर्डिनेट्स आप असाइन कर चुके हो। एक्स चेंज होगा, वाई चेंज होगा, जेड चेंज होगा, तो अकॉर्डिंगली डीएम चेंज होगा। तो आप एक के लिए क्या बोल सकते हो, एक के लिए क्या बोल सकते हो, एक के लिए आप जो डीएम सारे, जो भाई आप सभी बच्चों को बताया था कि समेशन इज बेसिकली इंटीग्रेशन, समेशन इज बेसिकली इंटीग्रेशन। तो आप यहां पर एक्सीओएम क्या बोलोगे, एक्सीओएम बॉडी का क्या बोल सकते हो, वो इंटीग्रेशन डीएम के कोऑर्डिनेट्स कितना है, इस डीएम का कोऑर्डिनेट है एक्स, ठीक है, अपॉन में डीएम, यहां डीएम ऐड होगा मतलब इंटीग्रेट होगा। तो आप ये बोल सकते हो, ये आएगा अपने पास एक्सयूएम, ये आएगा अपने पास एक्सयूएम। इसी तरीके से आप वाईसीयूएम बोल सकते हो, वो अपने पास आएगा इंटीग्रेशन डीएम, और इस डीएम का वाई कोऑर्डिनेट है वाई, ठीक है, अपॉन में इंटीग्रेशन डीएम। और इसी तरीके से आप ZCOM बता सकते हो ऑफ बॉडी, वो होगा इंटीग्रेशन डीएम इंटू जेड अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म है, फॉर यूनिफॉर्म बॉडी आपको डिनोमिनेटर पे मेहनत नहीं करनी है, बट फॉर यूनिफॉर्म, ये नोट करके मैं लिख रहा हूं, फॉर यूनिफॉर्म बॉडी
डीएम इज बेसिकली टोटल मास, सारे डीएम ऐड होके टोटल मास बन जाता है। बट ऐसा आप तभी कर पाओगे जब बॉडी हमारी क्या हो, यूनिफॉर्म हो। तो फॉर यूनिफॉर्म बॉडी ओनली यू कैन से दैट, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं। ठीक है भाई, तो फॉर यूनिफॉर्म बॉडी ओनली यू कैन से दैट, नॉट फॉर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी, उसके लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दीज आर द फॉर्मूला विच विल हेल्प यू इन कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए आपने पार्टिकल सिस्टम से ही फॉर्मूला निकाला, पार्टिकल में इसको डिवाइड कर दिया, सभी डीएम के अपने अपने एक्स होंगे, वो सबको जुड़ेंगे, m1 x1 m2 x2 के जगह पे डीएम एक्स, डीएम वाई, डीएम जेड, और इधर पे नीचे डीएम आएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलिए अब इसी का एप्लीकेशन देखते हैं। उससे पहले आपको यह जानना होगा कि जो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने टाइप का है। मैंने थोड़ा बहुत आपको बहुत कुछ बता रखा है, फोर्स कॉन्सेप्ट में बहुत क्वेश्चन आपने किया भी है। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको 3 टाइप का मिल सकता है, अलोंग लेंथ, अलोंग एरिया, अलोंग वॉल्यूम। तो अगर अलोंग लेंथ होता है तो उसको आप लीनियर कहते हैं, ये आप काफी कर चुके हो, है ना। इसके तो जैसे आप ये बोलते हो कि ये जो है अपना है लीनियर, लीनियर मास डेंसिटी, ये तो याद है सभी को, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मतलब केवल लेंथ के अलोंग होगा, एक डायमेंशन में होगा, है ना, 1D, मास डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 डायमेंशन। लीनियर मास डेंसिटी, जिसको आप क्या बोलते थे, M/L इज इक्वल टू लैम्डा, यही है, याद है, ये आपने काफी किया हुआ है। ठीक है, तो लीनियर मास डेंसिटी M/L इक्वल टू लैम्डा, दिस इज लीनियर मास डेंसिटी। इसी तरीके से आप क्या बोल सकते हो, यहां पे अपने पास है कुछ एरियल मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट एरिया, ये है अपने पास एरियल मास डेंसिटी। ठीक है, ये हो जाएगा अपना मास पर यूनिट एरिया, इसको आप बोलते हो सिग्मा। जनरली सिग्मा से करते हैं, कोई फिक्स नहीं है, आप इसको सिग्मा से कर सकते हैं। तो एरियल मास डेंसिटी इज सिग्मा, दैट इज मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर देखिए इसी में बोला जाता है कि इफ लैम्डा इज कांस्टेंट, तो इसी को आप क्या बोलते हो कि यूनिफॉर्म मास है, यूनिफॉर्म मास है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यही बोलते हो। उसी तरीके से यहां अगर सिग्मा कांस्टेंट होगा, इफ सिग्मा इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर सिग्मा आपका कांस्टेंट होगा तो आप इसे क्या बोलोगे कि यूनिफॉर्म, ये भी क्या होगा फिर, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जैसे कि मान लो अगर मैं आपको इसी में बोलूं कि हमारे पास एक डिस्क है, एक हमारे पास मान लो यहां पे कहीं डिस्क है, चलो अभी करते हैं, पहले ये कवर कर दूं, और दूसरा है आपका वॉल्यूम मास डेंसिटी, मतलब मास जो होगा वो 3 डायमेंशनल होगा, ये 2 डायमेंशनल है, मास डिस्ट्रीब्यूशन 2 डायमेंशनल है, यहां पे मास डायमेंशन 1 डायमेंशन होगा, और यहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम मास डेंसिटी। इसमें आपका 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे स्फेयर की बात करते हो, है ना, जैसे आप स्फेयर ले लेते हो। ठीक है, अरे भाई माधव भाई पढ़ाई कर लो, ठीक है, आपसे क्या हो गया क्या नहीं होगा मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, आपसे जो हो गया अच्छी बात है, जो नहीं हुआ वो भी अच्छी बात है,
यहां पढ़ाई कर लो, नहीं तो ये आगे ये भी नहीं होगा। फिर जब पढ़ाया जाता है तो ध्यान यहां दिया करो, ठीक है। वॉल्यूम मास डेंसिटी ये 3 डायमेंशनल है, तो यहां पे होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज रो, है ना, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो इसमें अगर रो कांस्टेंट होगा तो आप बोलोगे कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है बच्चों? अब आपको जो जरूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट्स की, आगे जो हम खूब फंक्शन बनाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे इसमें, वो देख लीजिए क्या क्या। अगर मान लीजिए जैसे आपको, अब मैं लीनियर तो आपने पढ़ा है, मैं थोड़ा एरियल पे आता हूं, वो आपके लिए नया है। कि मान लो आपके पास ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसका सिग्मा 2 लेता हूं केस, इसका सिग्मा मान लो कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है। सिग्मा कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि इसका टोटल मास जो m होगा और टोटल एरिया कितना होगा r। ये बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं भाई, आगे नहीं बताऊंगा, ये बहुत जगह पे काम आएगा, डायरेक्टली लिखूंगा फिर, इसीलिए समझ लीजिए। इसका मास मान लो m है, तो आप यहां सिग्मा क्या लोगे, ये डिस्क है और ये बोला जाएगा यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है। ये अपने पास है यूनिफॉर्म डिस्क, तो आप क्या लिख सकते हो यहां से, मास पर यूनिट एरिया, मतलब मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, यही तो सिग्मा है भाई। और ये कांस्टेंट है, मतलब ये यूनिफॉर्म डिस्क है। मास पर यूनिट एरिया यहां पे कांस्टेंट है, मतलब दिस इज यूनिफॉर्म डिस्क। अब इसमें आपसे अगर मैं पूछ दूं कि मुझे किसी स्मॉल आर रेडियस का, यहां पे मैंने दूसरा डिस्क कट किया, स्मॉल आर रेडियस, कितने भी रेडियस का मैं डिस्क लूं, उसका आप मास लिख सकते हो कि अगर मैंने ये स्मॉल आर लिया है तो मुझे स्मॉल आर वाले का इतने का मास क्या होगा। तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात है क्या, बताइए। केवल स्मॉल आर वाले के लिए, जैसे आप मास पर यूनिट लेंथ लिखते थे और आपको जितने लेंथ का आपको मास लिखना होता था m/l इंटू dx करते थे, उसी तरीके से अब यहां पे आप क्या करेंगे, m/πr², ये सिग्मा हो गया। और आपको कितने का चाहिए, mr क्या बोल रहा हूं, मास ऑफ r रेडियस ऑफ डिस्क, मास ऑफ r रेडियस, मास ऑफ डिस्क हैविंग रेडियस r, ऐसे लिख लो, हैविंग रेडियस r। तो आप मुझे फटाफट बताओ कि mr क्या लिखोगे, mr क्या लिखोगे, बिल्कुल ये लिखोगे सिग्मा इंटू जितने का चाहिए, कितने का चाहिए था आपको, यही तो चाहिए आपको, ये लिखना है आपको, इतने जो शेडेड पार्ट है इतने का मास लिखना है आपको। इतने का आपको इस डिस्क का मास चाहिए, तो फटाक से आप लिख रहे हो सिग्मा इंटू जितना इसका एरिया है, कितना एरिया है, πr², तो आपने फट से लिख दिया सिग्मा इंटू πr²। और सिग्मा की वैल्यू कितनी है, m/πr² इंटू पाई स्मॉल r²। तो आपने यहां से इसका मास लिख दिया, जो आ जाएगा m/r² इंटू r²। कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब यहां से आपने यूनिफॉर्म था, आपने फटाक से लिख दिया, मुझे सिग्मा पता है तो मैं जितने रेडियस का पूछा जाए उसके एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे उतने रेडियस की जो डिस्क है उसका मास मिल जाएगा। दैट इज यूनिफॉर्म, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। बट आपके साथ परेशानी तब हो जाएगी जब अगर मैं बोलूं सिग्मा नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब सिग्मा इक्वल टू कुछ सिग्मा नॉट आर है ना, मतलब ये क्या हो गया, आर इज द रेडियल फंक्शन, ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म हो गया।
अगर सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट आर हो गया नॉन यूनिफॉर्म। ये जो कॉन्सेप्ट है भाई ये थ्रू आउट द फिजिक्स काम आने वाला है ना। जैसे आपने लेंथ के लिए लिखा था वैसे अब एरिया और वॉल्यूम के लिए लिखना सीख रहे हैं, समझ लीजिएगा ढंग से। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए अगर आपको आर रेडियस का लिखना है, आपको किसी आर रेडियस का मास लिखना है तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आप सिग्मा वेरिएबल है तो अब आप ये नहीं कर सकते सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये अलाउ नहीं है। अब आपका ये नॉन यूनिफॉर्म है तो आप मास ऑफ आर इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर ये नहीं कर सकते, ये गलत है, ये आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको कैसे करना होगा, मान लीजिए यहां पे आपको कोई आर, यहां पे कोई आर रेडियस की डिस्क है, इस आर रेडियस की डिस्क का हमें चाहिए पूरा मास मतलब लिखना, तो इसको हम कैसे करें। इसके लिए अपने पास क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब किसी एक्स रेडियस पे जाना पड़ेगा, किसी एक्स रेडियस पे आपको जाना पड़ेगा। ऐसे किसी एक्स रेडियस पे जाना होगा और एक dx थिकनेस का, अब देखिए जैसे आपने रॉड में कट किया था x पे dx एलिमेंट, वैसे यहां पे अब आप कट करेंगे x पे जाके एक dx थिकनेस का एक रिंग, x पे जाके आप एक dx थिकनेस का, ये जो देख रहे हो आपने एक छोटा सा x पे जाके एक dx का आपने एक रिंग कट किया है। ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको फायदा ये मिलेगा, ये x है, ये x है भाई, और ये अपना dx है थिकनेस। ठीक है, तो आपको इसका फायदा क्या मिलेगा, कोई समझाएगा। इसका फायदा ये मिलेगा आपको कि जो सिग्मा वेरी कर रहा था रेडियल डिस्टेंस से, आर अपना क्या है रेडियल डिस्टेंस, जैसे मान लो मैंने ये लिया, ये कैसा भी फंक्शन हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन होगा आर इज रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस मतलब सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, और आपको क्या, आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है कि इसमें इस आर रेडियस के डिस्क का टोटल मास निकालना, इस स्मॉल आर रेडियस आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट यही है कि ये स्मॉल आर रेडियस के डिस्क का पूरा मास निकालना। तो आपने उसमें जाके एक्स पे जाके एक dx का आपने एक एलिमेंट कट किया। ठीक है, ये dx है थिकनेस। ठीक, तो अब आपको फायदा क्या होगा कि सिग्मा एट एक्स इज सेम एज सिग्मा एट एक्स प्लस dx, क्योंकि dx इज वेरी स्मॉल, ये फायदा आपको मिलने जा रहा है। सिग्मा एट एक्स इज सेम एज सिग्मा एट एक्स प्लस dx एज dx इज वेरी स्मॉल, है ना। तो फॉर स्मॉल dx, फॉर dx तो खुद ही स्मॉल है, तो फॉर dx सिग्मा एज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो केवल जो काम आप यहां पूरे आर रेडियस के लिए कर रहे थे, मास पर यूनिट रेडियस इनटू दैट मच रेडियस, वो आप केवल dx के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां का जो सिग्मा होगा वो सिग्मा नॉट एक्स हो जाएगा। तो आप लेट dm बी द मास ऑफ, ये रिंग निकलेगा ना डिस्क में, अगर आप छोटा सा एक रिंग कट करोगे तो रिंग निकलेगा, कई सारे छोटे छोटे रिंग को जोड़कर आप dx बना सकते हो। तो इट लेट dm बी द मास ऑफ, लेट dm बी द मास ऑफ ring having thickness dx, having thickness dx and radius x। तो अब मुझे बताओ dm क्या लिखने जा रहे हो, केवल x से dx के बीच में सिग्मा को आप कांस्टेंट मान रहे हो, केवल dx के लिए आप सिग्मा कांस्टेंट मान रहे हो, तो जो सिग्मा x पर होगा वही सिग्मा x प्लस dx पे होगा। तो dm क्या लिखोगे, सिग्मा एट x
इंटू डीए। ये डीए क्या है भाई? अब ये डीए आपके लिए नया है। डीए क्या है? डीए इज बेसिकली डिफरेंशियल एरिया ऑफ रिंग। रिंग का डिफरेंशियल एरिया कैसे निकालें? तो डीए के लिए आप क्या बोलोगे? दिस इज डिफरेंशियल एरिया ऑफ रिंग। ठीक है, कभी भी डिफरेंशियल एरिया लिखना है तो इसका जनरल फॉर्मूला ये है, लेंथ ऐसे दिमाग में रखेंगे तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे। डीए के लिए लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस। ये मैं इस टॉपिक की बात नहीं बता रहा हूं, ये पूरे फिजिक्स में काम आएगा भाई। ये जो आप सीख रहे हो आज, जो भी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएगा, फ्लूइड डायनेमिक्स में आएगा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा, मैग्नेटिज्म में आएगा। ये एलिमेंट कट करना, इंटीग्रेट करना, दिस इज फंडामेंटल। तो लेंथ ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट डीए लिखने के लिए हमेशा क्या ध्यान रखोगे? मैं यहां लिख देता हूं। डीए के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, डीए कैसे लिखेंगे? जिस डिफरेंशियल एलिमेंट का डीए लिख रहे हो, लेंथ ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट ऐसे दिमाग में रखिएगा। है ना, इनटू थिकनेस, इनटू उसका थिकनेस, ये दिमाग में रखिएगा। डीए तुरंत लिख लेंगे, किसी का भी, यहां पे रिंग है, कुछ भी हो सकता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा डीए लिखने का तरीका। यहां पे डिफरेंशियल एलिमेंट मेरा रिंग के फॉर्म में है, यहां पे मेरा डिफरेंशियल एलिमेंट रिंग के फॉर्म में है, तो रिंग का रेडियस कितना है? एक्स। तो अब ये डिफरेंशियल एरिया ऑफ रिंग है, तो आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि रिंग का क्या लिखा जाएगा इसको देखकर। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि डिफरेंशियल एरिया रिंग है, तो इसका लेंथ कितना होगा? इसका रेडियस है एक्स, तो इसका 2 पाई एक्स सर्कुम्फेरेंस हो जाएगा। कितना थिकनेस है? ये थिकनेस अपना dx है, ये थिकनेस अपना dx है, तो इंटू dx ये आ जाएगा dA। 2 पाई एक्स इंटू dx। क्लियर है बच्चों? तो 2 पाई एक्स इंटू dx ये dA आ जाएगा। और सिग्मा एट एक्स आपको पता है वो सिग्मा नॉट एक्स है। अब आप फंक्शन बनाने को तैयार हो, क्या बनेगा अपना फंक्शन? तो dm अपने पास आ जाएगा सिग्मा एट एक्स इंटू डीए। तो dm होगा, सिग्मा एट एक्स होगा सिग्मा नॉट एक्स, r दिया था, रेडियस r जो है अपना रेडियल डिस्टेंस है, तो सेंटर से x पर हम थे, तो रेडियल डिस्टेंस r के जगह x होगा, तो सिग्मा नॉट x। dA अभी आपने लिखना सीखा 2 पाई x dx, ये बन गया फंक्शन। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, जितने रेडियल डिस्टेंस का आपको पूछा जाए उतने रेडियल डिस्टेंस का निकाल लो, है ना। फंक्शन बनाना सीख गए आप। आपसे पूछा जा रहा है 0 से m एट r, और इसको आपने 0 से स्मॉल r, तो ये m एट r आपसे पूछा जा रहा था, तो आप यहां से 2 पाई ये आपका फंक्शन आ जाएगा। तो 2 पाई सिग्मा नॉट बाई 3 आर क्यूब, ये बनेगा भाई मास ऑफ आर रेडियस ऑफ डिस्क, मास ऑफ आर रेडियस ऑफ डिस्क। तो इस तरीके से आप फंक्शन कैसा भी हो सकता है, सिग्मा नॉट आर स्क्वायर, सिग्मा नॉट ए प्लस बी आर, सिग्मा नॉट बाई आर, कुछ भी हो जाए, उससे क्या करना है तुम्हें, जो सिग्मा होगा वो यहां पे पुट कर देना। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे जो है एलिमेंट कट करेंगे और कैसे जो है इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि आगे सेंटर ऑफ मास में आपको इन सब की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा अगर एक देखें जो 3D वाली बात है, 3 डायमेंशनल की बात अगर देख लें थोड़ा सा, ठीक है, तो 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम होगा, रो की बात करें, रो अगर कांस्टेंट है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सॉलिड स्फेयर है, कोई अपने पास सॉलिड स्फेयर है, इस सॉलिड स्फेयर में आपको आर रेडियस पे जाके इतने का मास लिखना है केवल,
तो आर आसानी से लिख लोगे, ये आर है, ये एक पूरा आर है, आपको इतने का मास लिखना है ना, ये आपको मास चाहिए, ये चाहिए एम आर लिख सकते हो, टोटल मास एम है, टोटल रेडियस आर है, और ये रो कांस्टेंट है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आप मास कितना लिखेंगे इसका, अगर रो कांस्टेंट है। एम आर सभी लोग लिख सकते हो, एम आर क्या लिखोगे, वो हो जाएगा अपना मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही रो होता है। रो का क्या मतलब है, एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है। तो m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा रो, है ना, इनटू कितने वॉल्यूम का चाहिए, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। लो हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब रो कांस्टेंट होगा तो आपको कुछ सोचना नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, मास पर यूनिट एरिया इंटू उतने का एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू उतने का वॉल्यूम जितने का मुझे मास निकालना है। तो हमें हमारे पास इसका mr मिल जाएगा, वो हो जाएगा 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, m अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको फंक्शन। तो कांस्टेंट पे आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट पे आपको कोई टेंशन नहीं है, क्लियर है बच्चों। लेकिन यही रो आपको वेरी करा दूं, यही रो में अगर आपको वेरी करा दूं तो कहानी आपकी बदल जाएगी। इसी में देखिए, इफ रो इज वेरिएबल, इसी में अगर मैं आपको बोलूं कि अगर रो हमारा वेरिएबल है, इसी में आपको बोल रहा हूं कि रो हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या बोला जा रहा है, सेकेंड केस 2 है, रो इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट नहीं है, तो आपको फंक्शन दिया जाएगा, है ना, आपको कुछ फंक्शन दिया जाएगा, और वो फंक्शन आपका है, मान लीजिए रो इक्वल टू रो नॉट आर, मैंने ये ले लिया, वेयर रो नॉट इज ए कांस्टेंट, ठीक है, मैंने ये ले लिया रो नॉट आर। ये फंक्शन कैसा भी फंक्शन हो सकता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड मास ऑफ एम आर, अब आपसे एम आर पूछा जा रहा है, अब बता दो एम आर क्या होगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, अच्छा पावर के क्वेश्चन का नोट्स अपलोड नहीं हुआ है, देख लेंगे, चलो देखता हूं। तो अब ये एम आर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसमें आप ये नहीं लिख सकते रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब एम आर, ये आप नहीं लिख सकते, ये आप नहीं लिख सकते, क्योंकि रो आपका वेरिएबल है, तो आपको फिर फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो आप कैसे बनाओगे फंक्शन, जैसे आपने डिस्क में एक रिंग कट किया था, वैसे ही एक सॉलिड स्फीयर में हॉलो स्फीयर कट करोगे। प्लास्टिक की जो बॉल होती है वो हॉलो है ना, हॉलो स्फीयर है, और अपनी जो कॉर्गेट की बॉल होती है वो पूरी सॉलिड है। तो आप कई सारे शेल को, इसको हम हॉलो स्फीयर को शेल भी कहते हैं, तो कई सारे शेल को जोड़ जोड़ के आप एक सॉलिड स्फीयर बनाओगे, कई सारे सेल को जोड़ जोड़ के आप एक सॉलिड स्फीयर बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि आपको इतने के मास को निकालने के लिए आपको मेहनत ये करना पड़ेगा कि आपको पहले एक्स पे जाना होगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। देखिएगा कैसे फंक्शन बनेगा, और इसको जाके प्रैक्टिस कर लेना घर में, ये बहुत जरूरी है, सब फंडामेंटल्स। एक्स पे जाके, एक ही हो गया, एक्स पे जाओगे और यहां पे आपको एक dx का स्फेरिकल शेल कट करना पड़ेगा। एक्स पे जाके आपको एक dx का स्फेरिकल शेल कट करना पड़ेगा भाई, समझ गए। ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं,
तो ये जो आपको दिख रहा है कलरफुल, ये एक सेल है, स्फेरिकल शेल है, जिसका इनर रेडियस कितना है, जिसका इनर रेडियस x है, जिसका रेडियस कितना है x, और इसकी थिकनेस कितनी है dx, dx इसका थिकनेस है। समझ गए भाई? तो ये एक शेल होगा। सेल समझते हो ना? ठीक है, सेल समझते हैं सभी बच्चे। तो x पे dx हो जाएगा, वो उसका सेल होगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो इसमें कि x पे dx गए आप, तो इसका मास ले लिया dm, तो आप क्या बोलोगे, लेट dm बी द mass of shell having radius, सेल का मतलब हॉलो स्फेयर, ठीक है। लेट डीएम बी द मास ऑफ सेल हैविंग रेडियस x एंड थिकनेस dx, एंड थिकनेस dx, ठीक है। तो अब यहां पे अपने पास क्या बोल सकते हो कि लेट डीएम बी द मास ऑफ शेल, हॉलो स्फेयर है, हैविंग रेडियस x एंड थिकनेस dx। तो अब डीएम क्या लिखोगे, जैसे आपने वहां लिखा था dx के लिए सेम कॉन्सेप्ट है जो डिस्क में लगाया, कि जो अपना वहां सिग्मा था यहां रो है, जो अपना रो है वो रेडियल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, रो एट x इज सेम एज रो एट x प्लस dx, मतलब दैट इज फॉर dx थिकनेस रो एज्यूम टू बी कांस्टेंट, रो एज्यूम टू बी कांस्टेंट। रो को आपको क्या ले लेना होगा, कांस्टेंट लेना होगा, कितने के लिए, फॉर dx थिकनेस के लिए, ओनली फॉर dx थिकनेस के लिए। तो आप dm क्या लिखोगे भाई, जैसे आप पूरे r रेडियस के लिए लिखते थे जब रो कांस्टेंट होता था, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू दैट मच वॉल्यूम, वो काम आप पूरे r रेडियस के लिए जो करते थे वो काम आप केवल dx के लिए करोगे। तो क्या लिखोगे, dm इक्वल टू रो एट x इंटू dv। अब आपके लिए एक नया टर्म है dv, दैट इज डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ द हॉलो स्फेयर, डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ द हॉलो स्फेयर। कैसे निकालें, हैविंग रेडियस कितना है x एंड थिकनेस dx। तो dv, मैंने अभी आपको dA लिखना सिखाया था, dv लिखने का फॉर्मूला याद रखिएगा, एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस, ऐसे याद रखिएगा। वहां पे लेंथ ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस था, यहां पे याद रखिएगा एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस। कितना हो जाएगा dv, इसको देखते हुए सभी बच्चे बताइए dv क्या हो जाएगा, रो एट x कितना हो जाएगा, वो रो नॉट x, रो एट x कितना हो जाएगा, r के जगह पे x हो जाएगा रो नॉट x, ठीक है। अब इसका dv लिखने का बारी है, तो dv क्या होगा, ये एक सेल है, हॉलो स्फेयर है, जैसे प्लास्टिक की बॉल है, जैसे प्लास्टिक की बॉल है, और उस प्लास्टिक के बॉल का रेडियस है x और उसका जो थिकनेस है वो है dx। तो आप क्या लिखोगे, इसका जो एरिया होगा वो कर्व सरफेस एरिया होगा, और dv आप क्या लिखोगे फिर, ये तो आपने लिख दिया, dv लिखने जा रहे हो आप, dv लिखा जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इनटू उसका थिकनेस है dx। तो यहां लिख देंगे आप 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। इस तरीके से फंक्शन बन गया dm। अब आपको जहां से जहां तक निकालना है वहां तक इंटीग्रेट कर लेंगे, तो 4 पाई ये बनेगा x क्यूब dx। आपको चाहिए था 0 से m एट r, और ये होगा 0 से r, तो m आपको मिल जाएगा रेडियल फंक्शन।
रो नॉट 4 पाई आर की पावर 4 अपॉन 4, दैट इज एम एट आर होगा रो नॉट पाई आर की पावर 4, रो नॉट पाई आर की पावर 4। ये आपको मिल जाएगा इसका मास। टोटल मास आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, जीरो से कैपिटल आर करके, जीरो से कैपिटल आर करके इसका पूरा मास निकाल सकते हो। समझ गए बच्चों? तो अगर नॉन यूनिफॉर्म है कोई चीज, तो आपको मैंने दो नई बात बताई, एक एरियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर इसको हम लोग डिफरेंशिएशन से भी कर सकते थे। आप इसको डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। आप पहले वॉल्यूम लिख लीजिए और उसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार दीजिए। इसका एक तरीका और भी समझने का है। अगर आपको वॉल्यूम है, देखिए वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको आप dv बाई डी आर कर लो तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई डी बाई डी आर। आप तो ये सब पता ही है, तो dv बाई डी आर क्या आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर। तो जो मैंने आपको बताया था ये वही चीज निकल कर आया भाई, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट इंटू थिकनेस। तो ये फॉर्मूला आप ऐसे भी देख सकते हैं डीवी निकालने के लिए। इसी तरीके से आप अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया सभी को पता है वो है पाई आर स्क्वायर, तो डीए बाई डी आर कर लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियल डिस्टेंस क्या आ जाएगा डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। तो डीए बाई डी आर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो डीए कितना आएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, यही चीज तो बताया था, लेंथ ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट इंटू थिकनेस। और ये है थिकनेस। उसी तरीके से ये भी आपको क्या दिखता है वॉल्यूम ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट। और ये है थिकनेस। तो यहीं से आता है ये। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो शायद सभी बच्चों को क्लियर हो गया। इसका यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ड्रास्टिक यूज है। आप मेरी सीरियसनेस को समझ रहे होंगे, मैंने आपको अलग से क्यों बताया चैप्टर में ये, ठीक है। आगे कल से आप इसका यूज घनघोर यूज करने जा रहे हैं। तो ये दोनों बातें, लीनियर का तो आपको लिखना आता है, इन एरियल और वॉल्यूम इसका जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कल से इसको आप यूज करेंगे यहीं पर, तो आपको कोई दुविधा ना रहे, इसलिए मैंने इसको अलग से ले लिया है। क्लियर है बच्चों? चलिए, चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसको जाके प्रैक्टिस कर लेना, कैसे हम एलिमेंट कट कर रहे हैं, कैसे डिफरेंशियल फंक्शन बना रहे हैं। बार बार यही करेंगे, एक बार सीख लेंगे डायरेक्ट करने लगेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल कंटिन्यू करते हैं।